यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी के लिए हमें बहुत सारे विजुअल नोट्स मिले हैं और आज हम इन्हीं में गोता लगाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा विषय है बाल विकास और शिक्षण विधि यानी सीडीपी। अब इन नोट्स में लक्ष्य तो साफ लिखा है 30 में से 30 अंक पक्के करना, लेकिन हमारा मिशन है इन सभी कॉन्सेप्ट्स के पीछे की कहानी को समझना ताकि ये सिर्फ परीक्षा तक नहीं बल्कि हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। बिल्कुल सही कहा। ये विषय सिर्फ स्कोरिंग नहीं है, ये एक शिक्षक बनने की कला का आधार है। हम एक बच्चे के दिमाग की दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सिद्धांत असल में वो औजार हैं जिनसे एक शिक्षक बच्चे के भविष्य को तराशता है। तो चलिए एक एक कर इन औजारों को परखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारे नोट्स बताते हैं कि साइकोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है, पाइके यानी आत्मा और लोगोस यानी अध्ययन जी। और एजुकेशन शब्द लैटिन के एजुकेटम से आया है जिसके 2 हिस्से हैं, ई मतलब अंदर से और ड्यूको मतलब बाहर निकालना। ये सुनने में तो बड़ा दार्शनिक लगता है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत व्यवहारिक है। पहले मतलब मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था, जो बहुत अमूर्त था। हाँ, मतलब कैसे पढ़ेंगे आत्मा को? एग्जैक्टली। लेकिन फिर जॉन बी वॉटसन जैसे विचारकों ने कहा, नहीं, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, और यहीं से सब कुछ बदल गया। अच्छा। अब हम उन चीजों का अध्ययन कर रहे थे जिन्हें देखा और मापा जा सकता था। और एजुकेटम का मतलब एक शिक्षक का काम ज्ञान ठूसना नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान कर उन्हें बाहर निकालना है। तो टेट की परीक्षा में ये 30 अंक इसी समझ को परखने के लिए हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो अब बाल विकास के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग 2 शब्दों पर आते हैं, अभिवृद्धि और विकास। ग्रोथ और डेवलपमेंट। हाँ, नोट्स में ग्रोथ के लिए एक पौधे का चित्र है और डेवलपमेंट के लिए एक तितली का। ये एनालॉजी क्या कहती है? ये एनालॉजी बहुत गहरी है। देखिए, पौधा बड़ा होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन बढ़ता है। ये है ग्रोथ। ये मात्रात्मक है, मतलब क्वांटिटेटिव, जिसे आप इंच टेप या वजन मशीन से माप सकते हैं, और ये एक उम्र के बाद मैच्योरिटी पर आकर रुक जाती है। सही बात है, इंसान की लंबाई हमेशा नहीं बढ़ती रहती। बिल्कुल। लेकिन तितली का बनना सिर्फ बड़ा होना नहीं है, वो एक अंडे से लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एक खूबसूरत तितली बनती है। ये एक पूरी काया पलट है। वाह! ये है डेवलपमेंट। ये मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव, दोनों हैं। इसमें शारीरिक बदलाव तो शामिल है ही, साथ में सोचने का तरीका, भावनाएं, सामाजिक समझ, सब कुछ बदलता है। इसीलिए कहते हैं कि विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। एग्जैक्टली। वूम टू टूम। आप 80 साल की उम्र में भी कुछ नया सीख कर अपना विकास कर सकते हैं। तो सार ये है, विकास में वृद्धि शामिल है, लेकिन वृद्धि में विकास नहीं। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। तो अगर विकास इतना लंबा और जटिल है, तो क्या इसका कोई पैटर्न होता है या ये बस मतलब बेतरतीब ढंग से होता है? नहीं, इसका पैटर्न होता है। हमारे नोट्स में विकास की दिशा के 2 सिद्धांतों का जिक्र है, मस्तकाधोमुखी और समीप दुराभिमुख। ये सुनने में बड़े भारी शब्द हैं। नाम भारी हैं, पर कॉन्सेप्ट बहुत सरल और मजेदार है। पहला, मस्तकाधोमुखी यानी सेफेलोकॉर्डल। इसका बस इतना मतलब है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर। हाँ, कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना क्यों सीखता है, फिर बैठना और चलना तो सबसे आखिर में? हाँ, ये तो कभी नहीं सोचा। ऐसा क्यों नहीं होता कि बच्चा पहले दौड़ना सीख जाए? क्योंकि विकास का यही नियम है, हेड टू टो। दिमाग और सिर का नियंत्रण पहले आता है, फिर धड़ का और सबसे अंत में पैरों का। अच्छा। दूसरा सिद्धांत है समीप दुराभिमुख, मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर। बिल्कुल। इसका मतलब है कि शरीर के बीच के हिस्सों का विकास पहले होता है और बाहरी हिस्सों का बाद में। बच्चे की रीढ़ की हड्डी पहले मजबूत होती है, फिर उसकी भुजाओं पर कंट्रोल आता है, फिर हाथों पर। और उंगलियों से बारीक काम करना, जैसे पेंसिल पकड़ना, वो सबसे बाद में। एग्जैक्टली। ये दोनों पैटर्न दुनिया के हर बच्चे में एक जैसे ही होते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि विकास क्या है और उसकी दिशा क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, एक बच्चा जैसा भी बनता है उसके पीछे क्या होता है? उसकी किस्मत, जीन्स या माहौल? हाँ, वो नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस। बिल्कुल। और हमारे नोट्स इसका एक बहुत शक्तिशाली सूत्र देते हैं। विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। और यहाँ प्लस का नहीं, गुणा का निशान है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अगर दोनों में से कोई भी एक शून्य हो जाए तो विकास शून्य हो जाएगा।
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन बीज यानी हेरिडिटरी ले लीजिए, लेकिन अगर आप उसे रेगिस्तान की सूखी रेत यानी एनवायरनमेंट में डाल दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। और आप दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी ले लीजिए और उसमें एक कंकड़ बो दीजिए तो भी कुछ नहीं होगा। वुडवर्थ ने कहा था ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। तो बच्चे की आंखों का रंग जीन्स से आता है, पर उसकी शिक्षा माहौल से। बिल्कुल, दोनों मिलकर ही एक इंसान को पूरा बनाते हैं। माहौल की बात चली है तो ये माहौल कितना बड़ा होता है? क्या सिर्फ परिवार और स्कूल ही बच्चे का वातावरण है? ब्रॉनफेनब्रेनर के पारिस्थितिक सिद्धांत में 5 मंडलों का जिक्र है। हाँ, ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास किसी वैक्यूम में नहीं होता, बल्कि वो कई परतों वाले एक सिस्टम के अंदर होता है, जैसे एक प्याज की परतें। अच्छा। सबसे अंदर की परत है लघु मंडल या माइक्रो सिस्टम। इसमें वो लोग हैं जिनसे बच्चा रोज सीधे मिलता है, जैसे परिवार, स्कूल, दोस्त। ओके। फिर आता है मध्य मंडल या मीजो सिस्टम, जो इन अंदरूनी हिस्सों के बीच का कनेक्शन है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग। अगर ये कनेक्शन अच्छा है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। और बाहर की परतें? तीसरी परत है बाह्य मंडल, एक्सोसिस्टम। ये वो जगहें हैं जहां बच्चा खुद नहीं जाता, पर वहां होने वाली घटनाओं का उस पर गहरा असर पड़ता है, जैसे माता पिता का ऑफिस। हाँ, अगर वहां तनाव है तो घर पर भी असर दिखेगा। बिल्कुल। इसके बाद है वृहद मंडल, मैक्रो सिस्टम, जिसमें समाज की संस्कृति, रीति रिवाज और कानून आते हैं। और सबसे बाहरी परत है घटक मंडल, क्रोनो सिस्टम, जो समय के साथ होने वाले बदलावों को दिखाता है। मतलब एक बच्चे का विकास कितनी सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो हमने समझ लिया कि माहौल कितना अहम है, पर इस माहौल से बच्चा सीखता कैसे है? उसका दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है? इस सवाल का सबसे गहरा जवाब शायद जीन पियाजे के काम में मिलता है। हाँ, उन्हें तो बाल मनोविज्ञान का पितामह माना जाता है। पियाजे का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो दुनिया की खोज करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, है ना? जी, और ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये एक शिक्षक को बच्ची की दिमागी दुनिया का नक्शा देती हैं। पहली है संवेदी गामक, 0 से 2 साल। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। हाँ, छूकर, चखकर। यहाँ वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। यानी अगर आपने बच्चे के सामने से खिलौना हटाकर छपा दिया तो भी उसे पता है कि खिलौना गायब नहीं हुआ है। और इसके बाद? फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। इस स्टेज की पहचान है जीववाद, मतलब बच्चा निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझता है, अपनी गुड़िया से बातें करता है। अच्छा। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। अब बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ ठोस चीजों के बारे में। यहीं पर संरक्षण की समझ आती है। वो पानी वाले ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट है ना? बिल्कुल कि चौड़े कटोरे में भी पानी उतना ही रहता है। बिल्कुल वही। और आखिर में आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 साल के बाद, जहां बच्चा अमूर्त चीजों जैसे न्याय, लोकतंत्र या बीजगणित के एक्स के बारे में सोच सकता है। तो पियाजे ने बच्चे को एक अकेले खोजकर्ता की तरह देखा। लेकिन क्या समाज, भाषा और दूसरे लोगों का कोई रोल नहीं है? मुझे लगता है यहीं पर वाइगोत्स्की का सिद्धांत तस्वीर में आता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। वाइगोत्स्की ने कहा कि विकास अकेले नहीं होता, ये समाज और संस्कृति के साथ बातचीत से होता है। उन्होंने 2 कमाल के कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला है ZPD। हाँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये उस काम के बीच का दायरा है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी बड़े की मदद से कर सकता है। सीखना इसी ZPD में होता है। और वो मदद, क्या उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं? एग्जैक्टली। पाड़ या स्कैफोल्डिंग वो अस्थायी मदद है जो एक बड़ा या ज्यादा जानकार साथी बच्चे को देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं। शुरू में हम पीछे से सीट पकड़कर भागते हैं। हाँ, और जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाने लगता है, हम धीरे से हाथ हटा लेते हैं। वो सीट पकड़ना ही स्कैफोल्डिंग है। तो जहां पियाजे दिमाग पर जोर देते हैं, वहीं वाइगोत्स्की समाज और भाषा पर। सीखने और सोचने के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है सही और गलत की समझ। लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसी नैतिक विकास पर काम किया है ना? हाँ, कोहलबर्ग ने बच्चों को हिंज की दुविधा जैसी कहानियां सुनाई। वो एक आदमी वाली कहानी जिसकी पत्नी बीमार है और दवाई बहुत महंगी है। तो क्या उसे दवाई चुरा लेनी चाहिए? कोहलबर्ग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे कि बच्चे हाँ या ना क्या कहते हैं, बल्कि वो उसके पीछे दिए गए तर्क को समझना चाहते थे। अच्छा। इसी आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर और 6 चरण दिए, जो बताते हैं कि हमारी सही गलत की समझ उम्र के साथ कैसे विकसित होती है। ये सब तो हो गई दिमाग और समाज की बात। लेकिन व्यवहारवादियों का एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट था जो कहता था कि सीखना तो बस आदत डालना है।
थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। बिल्कुल। ये तीनों मानते थे कि इंसान का दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है। हम सिर्फ बाहरी व्यवहार को देख सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, जो बार बार प्रयास और त्रुटि करके बाहर निकलना सीख गई। ट्रायल एंड एरर। हाँ, और पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जहां घंटी बजने को भोजन से जोड़ा गया और कुछ समय बाद कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज पर लाल टपकाने लगा। और स्किनर का चूहा, उसने तो इनाम के लिए लीवर दबाना सीख लिया था। सही। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन और पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि जिस व्यवहार के लिए इनाम मिलता है, हम उसे दोहराते हैं, और जिस पर सजा मिले उससे बचते हैं। बिल्कुल। आज भी क्लासरूम में स्टार देना या सजा देना, ये सब इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर बहुत बहस होती है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। नोट्स में IQ का एक फॉर्मूला दिया है, IQ = MA/CA/100। क्या ये फॉर्मूला वाकई किसी की बुद्धि को पूरी तरह माप सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये फॉर्मूला अकादमिक बुद्धि को मापने में काफी सफल रहा है, लेकिन ये बुद्धि का सिर्फ एक पहलू है। हाँ, एक पेंटर या एक म्यूजिशियन की बुद्धि इसमें कहाँ फिट होती है? सही बात है। इसीलिए कई और सिद्धांत आए, लेकिन परीक्षा के नजरिए से हमारे नोट्स में एक भारतीय परीक्षण का जिक्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, भाटिया बैटरी परीक्षण। इसके बारे में कुछ बताइए। CM भाटिया द्वारा बनाया गया ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। मतलब इसमें सवाल जवाब नहीं होते, बल्कि कुछ करके दिखाना होता है। इसमें 5 उप परीक्षण हैं, जैसे ब्लॉक से डिजाइन बनाना, पैटर्न ड्रॉ करना, चित्र बनाना। तो ये पढ़े लिखे ना होने पर भी काम करेगा? बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। बुद्धि के अलावा हर इंसान का अपना एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी। इसके पीछे क्या विज्ञान है? सिगमुंड फ्रॉइड का नाम इस मामले में सबसे पहले आता है। हाँ, और उनका आइसबर्ग वाला मॉडल। फ्रॉइड का मानना था कि हमारा मन एक हिमखंड की तरह है, जिसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा, मतलब चेतन मन, पानी के ऊपर दिखता है और बहुत बड़ा हिस्सा, अचेतन मन, पानी के नीचे छिपा होता है। और उन्होंने मन के 3 हिस्से बताए थे, हाँ। आइड, ईगो और सुपर ईगो। जी। आइड हमारी जंगली इच्छाएं हैं जो तुरंत संतुष्टि चाहती हैं। सुपर ईगो समाज के नियम और नैतिकता है, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है ईगो, जो वास्तविकता के आधार पर दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वो चॉकलेट वाला उदाहरण है ना? हाँ, आइड कहता है मुझे अभी चॉकलेट खानी है, सुपर ईगो कहता है नहीं, चोरी करना गलत है, और ईगो बीच का रास्ता निकालता है। ठीक है, दुकान से खरीद कर खाते हैं। तो हमारे व्यवहार के पीछे ये अंदरूनी लड़ाई चल रही होती है, और इस व्यवहार को करने की जो ऊर्जा है उसे अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ मैस्लो के पिरामिड का जिक्र है। हाँ, अब्राहम मैस्लो ने जरूरतों का एक पदानुक्रम दिया। उनका पिरामिड बताता है कि हमारी कुछ जरूरतें ज्यादा बुनियादी होती हैं। सबसे नीचे हैं शारीरिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। जब तक ये पूरी नहीं होती, इंसान ऊपर की जरूरतों के बारे में नहीं सोचता। बिल्कुल। इसके बाद आती है सुरक्षा, फिर प्यार और अपनापन, फिर सम्मान, और शिखर पर है आत्मसिद्धि, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पूरी क्षमता को पाना। एक शिक्षक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, अगर कोई बच्चा भूखा या डरा हुआ है तो वो क्लास में कभी ध्यान नहीं लगा पाएगा। सही बात है। ये सब जानने के बाद एक शिक्षक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, खासकर जब क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हों। यहीं पर समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। हाँ। इसका एक सीधा सा सिद्धांत है, शिक्षा सबके लिए। इसका मतलब है कि सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाना। किसी भी बच्चे को अलग थलग नहीं करना है। बिल्कुल। इसके लिए शिक्षक को कुछ सामान्य अधिगम अक्षमताओं की पहचान होना बहुत जरूरी है, जैसे कि डिसलेक्सिया या ADHD। हाँ, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, तारे जमीन पर फिल्म ने से बहुत अच्छे से दिखाया था। डिस्ग्राफिया लेखन से जुड़ा है, डिस्कैल्कुलिया गणित से, और ADHD में बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता। तो एक अच्छे शिक्षक का काम इन बच्चों पर नालायक का ठप्पा लगाना नहीं, बल्कि उनकी जरूरत को समझकर उन्हें सही मदद देना। एग्जैक्टली। तो ये सब सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन एक टीचर क्लास में 40 बच्चों के साथ असल में करे क्या? क्या इन सिद्धांतों से कोई प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स भी निकलते हैं? जरूर निकलते हैं। NCF 25 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इन्हीं सिद्धांतों पर बनी है। अच्छा। NCF के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर की जिंदगी से जोड़ो, रटने वाली प्रणाली खत्म करो, बाल केंद्रित शिक्षा दो। ये सब प्याजे और वाइगोत्स्की के विचारों से ही निकले हैं। और इससे शिक्षण विधियां बनती हैं, जैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग,
खेल विधि और आगमन निगमन विधि, ये सब तरीके बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाने पर जोर देते हैं। और जब पढ़ा दिया तो ये कैसे पता चले कि बच्चे ने सीखा या नहीं? यहाँ मूल्यांकन की बात आती है। आजकल CCE की बहुत बात होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हाँ, ये पुराने सिस्टम से बहुत अलग है। CC का फंडा सिंपल है, बच्चे का आकलन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार और हर पहलू में करो। इसके 2 हिस्से हैं, है ना? फॉर्मेटिव और समेटिव। बिल्कुल। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव पढ़ाने के दौरान ही होता है, जैसे क्लास टेस्ट या क्विज। इसका मकसद ग्रेड देना नहीं बल्कि ये पता लगाना है कि वो कहाँ अटक रहा है ताकि उसे सुधारा जा सके। और समेटिव? योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव वो टर्म या साल के अंत में होता है। उसका मकसद ग्रेडिंग और प्रमोशन देना है। एक अच्छी शिक्षण प्रक्रिया में दोनों का संतुलन होना चाहिए। चलिए, ये सब बहुत ज्ञानवर्धक था। अब हम आखिर में उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। 30 में से 30 अंक कैसे लाएं? हमारे नोट्स में इसकी एक अचूक रणनीति भी दी गई है। हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। पहला, PYQ एनालिसिस, यानी पिछले 10-12 साल के पेपर हल करें, इससे पैटर्न पता चल जाएगा। दूसरा, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। कभी कभी सही जवाब नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता है कि कौन से 3 जवाब बिल्कुल गलत हैं, तो उन्हें हटा दीजिए, सही जवाब अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल। तीसरा है पॉजिटिव टैग वर्ड्स पर ध्यान देना, जैसे अवसर देना, प्रोत्साहन, समावेशी। हाँ, जबकि केवल, ही, रटना, दंड देना जैसे शब्द अक्सर गलत विकल्प होते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, रिवीजन, बार बार दोहराना। तो आज हमने बाल विकास की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई। हमने समझा कि विकास सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं बल्कि एक पूरी काया पलट है। हमने पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग जैसे दिग्गजों के नजरिए से बच्चे के मन को समझने की कोशिश की। और हमने देखा कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये बच्चों को बेहतर ढंग से समझने और एक ज्यादा असरदार और संवेदनशील क्लासरूम बनाने के प्रैक्टिकल टूल हैं। ये पूरी चर्चा इस बात पर आके टिकती है कि एक शिक्षक सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ाता, वो एक भविष्य गढ़ता है। बिल्कुल। और इस सफर के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये है, इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद एक शिक्षक के तौर पर क्लासरूम में वो सबसे पहला और सबसे छोटा बदलाव क्या किया जा सकता है जो इन महान विचारों का सम्मान करे?